हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम पांडे एंड वेलकम टू जीएस कनेक्ट। दोस्तों, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही थी हमारी और हमने 9th क्लास पर फोकस रखा था और हम दूसरे चैप्टर पर थे। और दूसरे चैप्टर में हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है और दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज तीसरी और आखिरी वीडियो है। आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो आज हमें बात करनी है पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आपके ये आनी चाहिए कि आखिर ये जो प्लेट्यू है ये क्या होते हैं। कई बार हमने डिस्कस किया है, एक बार हम फिर से बातें करते हैं कि प्लेट्यूज़ आखिर होते क्या हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एलिवेटेड फ्लैट टेबल लैंड। इसका मतलब क्या है? जैसे माउंटेन्स एलिवेटेड होते हैं, एलिवेटेड तो ये भी होते हैं। अब माउंटेन्स के जो शेप होते हैं, आप देखेंगे माउंटेन्स कुछ इस टाइप के शेप लेके रखते हैं, तो ये एलिवेटेड तो हैं, ठीक है। तो एलिवेटेड प्लेट्यूज भी होते हैं, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इनका टॉप होता है ये फ्लैट नहीं होता है, ये कर्व में होते हैं, ये कर्व पाथ फॉलो करते हैं, आर्क बनाते हैं। बट वहीं अगर हम प्लेट्यूज की बात करें तो ये जो है कुछ इस टाइप के होते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि ये प्लेन से तो एलिवेटेड रहेंगे, इनका ऊंचाई तो रहेगा, बट इनका जो टॉप रहता है ये टॉप फ्लैट रहता है। जिस तरह से टेबल हमको दिखती है उसी तरह से ये प्लेट्यूज भी कुछ हमें ऊपर से दिखते हैं। जैसा कि आप अगर इंडिया के मैप पर देखें तो आप अभी हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में बात की थी कि हम नॉर्थ से जब साउथ की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें हिमालय मिलेंगे। हिमालय मीन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ से जब हम नीचे उतरेंगे तो हमें प्लेन्स मिलेंगे। यहाँ गंगा के प्लेन्स मिल जाएंगे, यहाँ पंजाब के प्लेन्स मिलेंगे, यहाँ ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स मिलेंगे। बट हिमालय से नीचे उतरे तो कहाँ हम पहुँचे? प्लेन्स पर आ गए। अब हमें प्लेन्स से और आगे बढ़ना है। जैसे ही हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये फिजिकल फीचर इंडिया में मिलने लगेगा जिसको हम प्लेट्यू कहते हैं। तो प्लेट्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये एलिवेटेड तो होते हैं माउंटेन्स की तरह, लेकिन जो इनका टॉप होता है ये टॉप फ्लैट होता है, ना कि कर्व पाथ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। माउंटेन्स और प्लेट्यूज में डिफरेंस होता है कि इनका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ये टेबल की तरह फ्लैट रहता है। ओके, यहाँ पर हम रह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो प्लेट्यूज हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज एक टर्म आ रहा है, ये प्लेट्यू यानी कि पेनिनसुला में इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है, इसमें जो हमें फ्लैट एलिवेटेड टेबल लैंड मिलेगा यही क्या कहला रहा है? पेनिनसुलर प्लेट्यूज कहला रहे हैं। इसका मतलब इस पोर्शन में, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुई है या कहें विंध्य रेंज के आसपास से, इसके नीचे का जो लैंड मास है ये हम पेनिनसुला कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पेनिनसुला ऐसा लैंड मास कहलाता है जिसके 3 तरफ से वाटर सराउंडेड रहते हैं। तो ये इंडिया का पेनिनसुला हो गया। तो इसी इंडिया के पेनिनसुला में जितने भी प्लेट्यूज मिलेंगे, जितने भी फ्लैट एलिवेटेड हमें लैंड मिलेंगे, वो सारे के सारे प्लेट्यू कहलाएंगे और उनको कंप्लीटली हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। तो हमने ये जान लिया इस टर्म का मतलब। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर इंडिया के मैप पर फोकस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं इनका लोकेशन क्या है, ये कहाँ तक फैले हुए हैं, इनका ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड और सदर्न एक्सटेंशन कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप फोकस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रेड कलर से हमने ये चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं, ये सारी की सारी रेंजेस हैं हिमालय के। जितने भी पीक्स होती हैं, अगर एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में लगा दिया जाए तो यही हमें रेंज कहलाती हैं सारी की सारी। तो ये अरावली रेंज हो गई जो कि गुजरात से दिल्ली तक जाती है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं विंध्य रेंज कहलाती है, ये सतपुरा रेंज है। यहाँ पर हमने पढ़ा है वेस्टर्न घाट होते हैं और ये ईस्टर्न घाट कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी जनरल व्यू में आप देखेंगे कि ये रीजन एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, एक ये रीजन बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, एक ये रीजन बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बाउंड्रीज होती हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यूज को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या आता है? सबसे पहला पार्ट आता है सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट आता है। सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट आता है। उसके बाद दूसरा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का आता है। हाँ, देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यूज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
पहला पार्ट सेंट्रल हाईलैंड कहलाया, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू कहलाया। अब इसी को हम मैप पर मर्ज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमें सेंट्रल हाईलैंड्स मिलेगा और कहाँ पर हमें डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अरावली रेंज की बाउंड्री आप फोकस करिए, और यहाँ पर विंध्य रेंज या फिर नर्मदा रिवर यहाँ से एक फ्लो करती है, यहाँ नर्मदा रिवर फ्लो करती है विंध्य रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में। अगर आपसे कोई पूछे कि जो विंध्य रेंज है ये रेंज किस में आती है, सेंट्रल हाईलैंड्स में आती है या डेक्कन प्लेट्यू में आएगी, तो आप कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स में आती है, क्योंकि इसकी एक बाउंड्री अरावली रेंज बना रही है सेंट्रल हाईलैंड्स की और एक बाउंड्री नर्मदा रिवर बना रही है। तो यहाँ की बाउंड्री हमने देख ली। अब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू मिल रहा है। ये सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन में, ये सेंट्रल पोर्शन जो है, इस पोर्शन में जो हमें सबसे ईस्ट में प्लेट्यू मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मिल रहा है। फिर से बैक आते हैं, अरावली रेंज इन द वेस्टर्न साइड और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमें मिल गया अरावली रेंज। उसके बाद आप साउथ में देखेंगे तो हमें नर्मदा रिवर मिल रही है या फिर विंध्य रेंज मिल रहा है, और हमें ईस्ट में क्या मिल जा रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मिल जा रहा है। तो ये जो एक पोर्शन क्रिएट हुआ, जो एलिवेटेड फ्लैट लैंड क्रिएट हुआ, यही एलिवेटेड फ्लैट लैंड क्या कहलाया, सेंट्रल हाईलैंड कहलाया। सेंट्रल इस वजह से क्योंकि ये सेंटर में है कंट्री के, और हाईलैंड इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल प्लेन से थोड़ा सा एलिवेटेड है। ठीक है, तो ये एक पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट हो गया। अब एक चीज़ और फोकस करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि यहीं से, इसी पार्ट से कई सारी जो रिवर्स हैं, ये रिवर सेक्शन में हम पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल ये जानिए कि यहाँ पर कई सारी रिवर्स ऐसी हैं जो कि इस पोर्शन से इस पोर्शन में, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो करती हैं। कई सारी रिवर्स हैं जिन्हें हम यमुना के ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जैसे चंबल, सिंध, केन, बेतवा। ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, इस डायरेक्शन से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जा रही हैं, तो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, जो इन रिवर्स का ओरिजिन है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेट्यू से हुआ होगा। तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सारी रिवर्स का नाम याद रखेंगे, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब रिवर का फ्लो का डायरेक्शन उस साइड में है तो इसका मतलब ये है कि प्लेट्यूज का जो स्लोप होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये प्लेट्यूज जो हैं ये कुछ ऐसे होंगे, हमारे यूपी की तरफ इनका स्लोप होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो भी सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप है ये टुवर्ड्स यूपी है। ठीक है, इस वजह से जो चंबल, सिंध, केन, बेतवा रिवर्स है ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। ठीक है, एक चीज़ ये इनका स्लोप क्लियर हो गया। अब एक छोटी सी बात और याद रखेंगे कि जब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि प्लेट्यू का रीजन यहीं तक आके सिमट गया। हमारा इंडिया का लैंड मास तो यहाँ भी है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में भी है, तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में भी हमें कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स मिलते हैं। तो ये सारे के सारे इसी एक्सटेंशन का पार्ट हैं। ठीक है, इसी एक्सटेंशन मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी और एक्सटेंड करेंगे इस प्लेट्यू को, तो हमें यहाँ पर नॉर्थ कशर हिल मिल जाएगा, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू मिल जाएगा, और क्या, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, तो ये इसी के एक्सटेंशन है। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट जनरेट हो गया है जो सेपरेट कर देता है छोटा नागपुर प्लेट्यू को और नॉर्थ ईस्ट में जितने भी प्लेट्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पर एक माइनर सा फॉल्ट जनरेट हुआ है जिसने छोटा नागपुर प्लेट्यू को और नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू को डिवाइड कर दिया है। तो ये बात हम जानेंगे कि ये जो प्लेट्यू हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेट्यू हैं ये सेम ही पार्ट है, ये एक दूसरे का एक्सटेंशन है, बट एक फॉल्ट जनरेट हो गया है, इस वजह से इनको हम अलग अलग कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों ये रही बात हमारी सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हमने देख लिया। अब हम इसी के जस्ट साउथ में आते हैं, तो हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू में आप देख पाएंगे, सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसकी बाउंड्रीज फैली हुई हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने बात की थी कि जो ये नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच में, तो नर्मदा रिवर से आप नीचे साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो ये यहाँ से लेकर के पूरा ये रीजन जो कहलाएगा, यहाँ से लेकर ये पूरा रीजन, ये सारा का सारा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट कहलाएगा। अब साउथ में आपको कौन सा, जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड इंडिया का, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाएगा, जिसे हम केप कोमोरिन कहते हैं।
तो वो पॉइंट कहलाएगा डेक्कन प्लेट्यू का सदर्न मोस्ट पॉइंट। और अगर मान लीजिए हम वेस्टर्न बात करें वेस्टर्न बाउंड्री की, तो ये वेस्टर्न घाट, नॉर्मल सी बात है, ये जो वेस्टर्न घाट्स के जो पहाड़ हैं ये सारे के सारे डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो हमें ईस्टर्न घाट्स मिल जा रहे हैं, जो कि महानदी से लेकर हमें यहाँ कृष्णा रिवर तक, कावेरी रिवर तक हमें ये फैले हुए मिल जाएंगे। तो ये जो बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ये ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर से एक बार देखें, नर्मदा रिवर या फिर कहें सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ, वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, एंड केप कोमोरिन या फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज इन द साउथ। ये कंप्लीट जो रीजन मिल रहा है हमें, यही रीजन क्या कहला रहा है, डेक्कन प्लेट्यू कहला रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे रेंजेस बनाए हैं, कैमूर रेंज बना है, मैकाल रेंज बना है, ये सब सतपुरा के एक्सटेंशन है, विंध्य रेंज के एक्सटेंशन है। तो ये फर्दर अलग टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस आप लोकेशन देख लीजिएगा कि यहाँ अरावली रेंज के जस्ट फुट हिल पर हमें क्या मिल जाएगा, मेवाड़ का प्लेट्यू मिल जाएगा, और ये मालवा प्लेट्यू मिल जाएगा। यहीं सेंट्रल हाईलैंड्स में ही हमें बुंदेलखंड मिल जाता है, बघेलखंड मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट है, मालवा और मेवाड़ प्लेट्यू, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट हैं। वहीं अगर डेक्कन प्लेट्यू का भी लोकेशन आपने ये देख लिया है। दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने इतनी बातें तो समझ ली, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप ये देखेंगे, जब भी हम सेंट्रल हाईलैंड्स का पोर्शन देखेंगे तो हमें जो इसका रीजन मिलेगा, इसका रीजन कुछ ऐसा मिलेगा, ये कुछ ऐसा रीजन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं ये, इनकी विड्थ अगर बात की जाए तो इनकी विड्थ वेस्ट में ज़्यादा है, इनकी विड्थ, ये सेंट्रल हाईलैंड्स की बात हो रही है। ये जो शेप बना हुआ है इसको मान के चलिए कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, अगर बड़े पिक्चर में देखेंगे तो इसकी विड्थ अगर बात करें तो वेस्ट पोर्शन में ज़्यादा है, और इसकी विड्थ डिक्रीज होने लगती है अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल हाईलैंड्स का विड्थ ये वेस्ट में ज़्यादा है, और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी जो विड्थ है वो डिक्रीज़ होने लगती है। दोस्तों बात अगर इन दोनों की कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि स्लोप, जो सेंट्रल हाईलैंड्स की स्लोप की बात की तो ये टुवर्ड्स यूपी डाउन हो रहे हैं। वैसे ही अगर हम डेक्कन प्लेट्यू के स्लोप की बात करें तो ये कुछ ऐसे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एलिवेटेड है, ये वाला पोर्शन एलिवेटेड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पोर्शन। इस वजह से आप देखेंगे कि पेनिनसुलर जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो, ये सारी की सारी रिवर्स जो है ये किधर फ्लो करती हैं, ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और यहाँ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ये कुछ इस डायरेक्शन में स्लोप्ड है, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल देखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अरावली रेंज, तो आपको अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो आपको राजस्थान के माउंट आबू के पास एक गुरु शिखर नामक पहाड़ी मिलती है। तो गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक हो गया अरावली रेंज का, जो कि हमारा अगर बात करें प्लेट्यूज की तो हमारा वेस्टवर्ड या फिर कहें नॉर्थ वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके नीचे ही हमें प्लेट्यूज मिलेंगे। उसी तरह से अगर हम वेस्टवर्ड बाउंड्री की बात करें, जो ये वाला वेस्टर्न घाट है, तो इसकी हाईएस्ट पीक हमें कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री पर हमें अनाईमुडी 2695 मीटर की एक पीक मिलेगी। इसका मतलब पीक अगर हमें यहाँ मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं ये नॉर्थ से साउथ बढ़ते समय इनकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर सबसे कम है और यहाँ पर जाते जाते सबसे ज़्यादा हो गई, जो कि हाईएस्ट पीक कह रहा है ये कौन सी, अनाईमुडी। उसी तरह से अगर ईस्टवर्ड की बात करें, ईस्टवर्ड जो इनकी बाउंड्री है प्लेट्यूज की, तो ये ईस्टर्न घाट हमें मिलेंगे। इनका जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, ये हमें उड़ीसा में मिलता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ईस्टर्न घाट्स हैं इनका जो ये हाइट है, अगर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पीक हमें उड़ीसा में मिलती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में हो गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगी।
दोस्तों अगर हम अगले फिजिकल फीचर की बात करें जो कि इंडियन डेजर्ट है, तो इंडियन डेजर्ट के बारे में आपने कई चीज़ें सुन रखी होंगी। काफ़ी ड्राई होता है, काफ़ी एरिड होता है, या फिर कहें कि ये जो है राजस्थान के आसपास मिलता है, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है। ये सब नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर हम सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे। तो लोकेशन में अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ये अभी हमने बात की थी कि ये जो अरावली रेंज है, जो ये पर्वत की श्रृंखला है, ये गुजरात से लेकर के दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल तक ये फैली हुई हैं, अरावली रेंज। तो अरावली रेंज के फर्दर अगर हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही हम इसके वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो जितना भी ये एरिया आपको मिलेगा, ये सारा का सारा एरिया, इस पोर्शन को हटा सकते हैं आप, गुजरात का पोर्शन, ये सारा का सारा जो वेस्टवर्ड पोर्शन है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, हमारा डेजर्ट का पार्ट कहलाएगा। इसका मतलब राजस्थान, जितना पोर्शन राजस्थान का अरावली रेंज के ईस्ट में पड़ता है, वो तो वहाँ बारिश अच्छी खासी हो जाती है, वहाँ वेजिटेशन भी ठीक ठाक होती है। बट जैसे ही हम अरावली रेंज को क्रॉस करके उस साइड जाते हैं तो इस पोर्शन में काफ़ी ड्राइनेस मिलती है हमें। यहाँ बारिश 150 mm पर ईयर के आसपास या उससे भी कम होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये पोर्शन हमने ड्रॉ किया हुआ, ये पोर्शन पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इसका मतलब पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब वाला जो प्रोविंस है, यहाँ पर भी आपको ये डेजर्ट का पार्ट मिलेगा। इसको कम्प्लीटली अगर हम इस डेजर्ट की बात करें तो इसे हम थार का नाम देते हैं। ये थार डेजर्ट यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों अगर बात यहाँ वेजिटेशन की करें, जैसा कि हमने कहा रेनफॉल 150 mm पर ईयर या उससे कम होती है यहाँ पर, तो वेजिटेशन यहाँ पे आपको बहुत ही निल मिलेगी। और अगर मिलेगी भी तो आपको कटीले जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कैक्टस, फर या स्प्रूस, ये सारे के सारे यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे यहाँ के जो पेड़ होंगे, ये इनके पास जो लीव्स होंगी काफ़ी छोटी छोटी होंगी। इसका रीज़न ये होता है कि जब भी बारिश थोड़ी बहुत होती है तो इनकी लीव्स पर भी पानी आता है। तो जो नॉर्मल पेड़ होते हैं उनकी लीव्स पर पानी जब आता है तो सूर्य की रोशनी की वजह से फिर से वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर चला जाता है, लेकिन इनकी लीव्स छोटी होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी इवेपोरेशन होता है, अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो इवेपोरेशन काफ़ी फास्ट होगा, और जैसे ही सरफेस एरिया छोटी करते चले जाएंगे इवेपोरेशन का रेट स्लो होता चला जाएगा। तो इवेपोरेशन का रेट काफ़ी स्लो कर देता है, जिससे जितनी भी बारिश होती है वो पेड़ क्या करते हैं, जो लीव्स होती हैं वो इसको यूटिलाइज कर लेती हैं, और सूर्य की जो रोशनी होती है वो ज़्यादा पानी ऊपर नहीं ले जा पाती इनसे। इस वजह से इनकी लीव्स यहाँ पर छोटी होती हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, डेजर्ट की लोकेशन हमने देख ली। इसके बाद एक एग्ज़ाम के ओरिएंटेड फैक्ट है जो आप देखेंगे, एक टर्म आता है बार्चन्स। एक टर्म आता है बार्चन्स। इसका मतलब क्या है, आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं कि जो ये बार्चन टर्म है ये रिलेटेड है किससे। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे कि ये ग्लेशियर से रिलेटेड है, या माउंटेन से रिलेटेड है, या प्लेन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आप बार्चन्स को याद रखेंगे कि ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, ये बार्चन्स रिलेटेड है ये डेजर्ट से। ये जो टर्म है बार्चन्स, ये रिलेटेड है डेजर्ट से। अब आखिर बार्चन्स होते क्या हैं, जब भी आप देखेंगे बालू के टीले, जो भी टीले बने रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इस पोर्शन में बना हुआ है कोई टीला, कहीं फिर इस पोर्शन में करके बना हुआ है, जब भी डेजर्ट में आप देखेंगे तो इस तरह के जो फीचर्स है ये आपको मिल जाएंगे। ये जो बालू के टीले मिलते हैं हमें, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बार्चन्स कहते हैं, ठीक है। ये बालू के टीले होते हैं। तो दोस्तों इतनी बातें इंडियन डेजर्ट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट थी, इनकी सारी बातें हमने कर ली। दोस्तों अब हम बातें कुछ कोस्टल प्लेन्स की कर लेते हैं, जो कि हमारा अगला फिजिकल फीचर्स है। तो इसमें आप देखेंगे कि कोस्टल प्लेन्स का जो ये टर्म है इसका मतलब समझते हैं। ये ऐसे प्लेन्स होते हैं जो कि कोस्ट एरियाज़ में मिलते हैं हमें। इंडिया के मैप पर फोकस करिए आप। यहाँ पर अगर पेनिनसुला को देखेंगे तो जो ये वेस्टर्न घाट का रीजन है और ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं, रेड पोर्शन से, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसी की अगर ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जाएंगे और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में आएंगे, किधर तरफ, आप एकदम कोस्ट में आएंगे जहाँ से वाटर शुरू होगा वहाँ तक। इसका मतलब पहाड़ से चले और वेस्ट की तरफ चले, और जहाँ तक हमें पानी नहीं मिला वहाँ तक चलते गए, तो जो वो रीजन बना ना, वो बीच टाइप का रीजन बना, वही रीजन क्या कहलाया, कोस्टल प्लेन कहलाया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि
जब भी वेस्टर्न घाट से हम वेस्ट की तरफ चलेंगे, जितना भी लैंड एरिया मिलेगा हमें, ये एक प्लेन होता है और यही प्लेन क्या कहलाता है? कोस्टल प्लेन कहलाता है। चूंकि ये वेस्ट में है तो इसको क्या कह देते हैं हम? वेस्ट कोस्टल प्लेन कह देते हैं। वहीं अगर ईस्टर्न घाट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसी जो ये प्लेन फॉर्म होगा इसे क्या कहेंगे? ईस्ट कोस्टल प्लेन कह देंगे। तो दोस्तों यही फंडा होता है कोस्टल प्लेन्स का। ऐसे प्लेन्स जो कि पेनिनसुला में बनते हैं और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट के वेस्ट और ईस्ट रेस्पेक्टिवली ये फॉर्म होते हैं। ठीक, अब आप मैप पर देख पा रहे होंगे कि जो ये स्ट्रिप है, ये जो वेस्ट कोस्टल प्लेन की स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप आपको ज़्यादा वाइड नहीं लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो आप ईस्ट कोस्टल प्लेन की स्ट्रिप देख रहे हैं ये काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी वाइड है। इसका रीज़न ये है कि आप देखें कि ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारी की सारी जो मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और ईस्ट की तरफ फ्लो करने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट्स इसी तरफ इकट्ठा करती हैं। जब सेडिमेंट्स यहाँ कंटिन्यूसली इकट्ठा हो रहे हैं तो ये जो बीच वाला पोर्शन है या फिर कहें ये जो कोस्ट वाला पोर्शन है ये डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो जो लैंड बढ़ता चला जा रहा है इस वजह से ये एरिया काफ़ी वाइड हो चुका है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया। यहाँ पर रिवर्स का फ्लो काफ़ी कम है, एक ही दो ऐसी रिवर्स हैं जो इधर फ्लो करती हैं, बाकी सारी की सारी उधर ही फ्लो कर रही हैं। इस वजह से ये जो कोस्टल स्ट्रिप है ये वाइड हो गई है एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्टल स्ट्रिप। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अब आप ये देखेंगे कि जब भी हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं। कोस्टल प्लेन्स को भी हमने, अगर वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करें, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, अगर वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो हमारा मुंबई से लेकर के, जब भी मुंबई से हम नीचे साउथ की तरफ गोवा तक आएंगे, जब भी हम मुंबई से गोवा की तरफ आएंगे तो जो ये पार्ट बनेगा, ये हमारा कहलाएगा कोंकण कोस्ट, ये कहलाएगा कोंकण कोस्ट। और जैसे ही अगर आप गोवा से फर्दर साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो जब तक आपको कर्नाटका का आपको जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है या फिर केरल का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो नहीं मिल जाता, तब तक बढ़ते रहेंगे। और वहाँ तक बढ़ने तक हमें क्या मिलेगा? एक सेकेंड, जब भी हम गोवा से लेकर के किधर की तरफ बढ़े, नॉर्थ केरला तक, जो नॉर्थ केरल की बाउंड्री है यहाँ तक जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सा कोस्ट मिल जाएगा? इसे हम कहते हैं कन्नड़ कोस्ट, इसे हम कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। उसी के बाद अगर फर्दर हम साउथ बढ़ते हैं, यानी कि नॉर्थ केरला से ले करके साउथ केरला तक, या फिर कहें जो केप कोमोरिन वाला इलाका है वहाँ तक बढ़ेंगे, तो जो ये कोस्टल स्ट्रिप है, इस कोस्टल स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? यानी कि नॉर्थ केरल से बढ़ेंगे और पहुँचेंगे कहाँ? साउथ केरल तक जब जाएंगे, साउथ केरल तक जब हम जाएंगे तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो दोस्तों ये जो बातें हैं, मालाबार कोस्ट ये हो गया, ये हमारा कन्नड़ कोस्ट हो गया, ये हमारा कोंकण कोस्ट हो गया, ये कोस्ट की कैटेगराइजेशन हो गई। इसी तरह से अगर हम ईस्ट कोस्टल प्लेन की बात करें तो ईस्ट कोस्टल प्लेन को भी हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला पार्ट जो हमें मिलता है नॉर्थ की तरफ, इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं नॉर्दर्न सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉर्दर्न सर्कल कहते हैं। उसी के बाद अगर आप आंध्र प्रदेश से लेकर सबसे साउथ की तरफ आएंगे तो यही पार्ट आपका क्या कहलाता है? यही पार्ट आपका कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट।
ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, ये हमारा नॉर्दर्न सर्कल कहलाता है। तो ये दोस्तों कोस्टल प्लेन्स की कैटेगराइजेशन हो गई। और आप ये देख पाएंगे कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स एक जगह पे आकर कहीं मिल रहे हैं, जहाँ इनका मीटिंग पॉइंट होता है, इसे ही हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं। और नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो दोदा बेट्टा कही जाती है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, दोदा बेट्टा है। सो दोस्तों ये रही बात कोस्टल प्लेन्स के विषय में। कोस्टल प्लेन्स हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सब टॉपिक की तरफ। दोस्तों जब भी हम बात आइलैंड्स की करते हैं तो आइलैंड्स सबसे पहले दिमाग में हमारे ये आता है कि सर ये आइलैंड्स होते क्या हैं। तो आइलैंड्स हम आपको बता दें कि ऐसे लैंड मासेस होते हैं जिनके चारों तरफ पानी रहता है, यानी कि ऐसे लैंड मासेस जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आइलैंड्स कहलाते हैं। यहाँ पर दो मेजर इंडिया के आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ पता ही होगी कि जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार हैं, ये दोनों के दोनों इंडियन गवर्नमेंट ने इसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर रखा है। इन्हें हम यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड हैं और जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और इनकी लोकेशन क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं इनके बारे में। आइए दोस्तों अब हम बात लक्षद्वीप आइलैंड्स की करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लक्षद्वीप हमारी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हमने कई मेजर जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, इनको हमने ड्रॉ किया हुआ है। इन सब की लोकेशंस आप याद रखेंगे, इनके नाम याद रखेंगे। आइलैंड्स तो कई सारे हैं, बट जो मेजर हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमने सिर्फ वही ड्रॉ किए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको आइलैंड्स के नाम, और ये कह दिया जाएगा इनको आप नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ सीरीज़ में, सीक्वेंस में लगाइए। तो अगर आपको लोकेशन क्लियर रहेगी तो आप बहुत ही ईजिली उस सीक्वेंस को आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बात लक्षद्वीप की करें तो सबसे पहली बात, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का पूरा कंप्लीट एक एरिया होता है। इसका मतलब कई छोटे बड़े आइलैंड्स जैसे आप देख रहे हैं ना, स्पोरेडिकली फैले हुए हैं ये, तो ये छोटे बड़े कई आइलैंड्स का समूह है, एक ग्रुप है जो कि कंप्लीट कितना 32 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया बनाता है, ठीक है। बात अगर करें इसके आइलैंड्स की कि कितने आइलैंड्स हैं सर, तो आइलैंड्स आप देखेंगे लगभग 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। और इन 36 आइलैंड्स में ऐसा नहीं है कि सभी में लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी सिर्फ 11 आइलैंड्स में ही रहती है। बाकी सारी की सारी जो आइलैंड्स हैं ये खाली पड़े हुए हैं, बैरन हैं, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि 1973 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 तक हमने इसको क्या जाना, लक्काद्वीप मिनिकॉय अमिंदवी। इसका मतलब क्या है कि हम 1973 तक लक्षद्वीप को क्या बुलाते थे, लक्काद्वीप मिनिकॉय एंड अमिंदवी आइलैंड्स। लेकिन 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड्स रख दिया और आज तक इसका नाम लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम से ही हम जानते हैं। तो दोस्तों ये इतने सारे फैक्ट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आता है ये आता है कोरल आइलैंड्स, यानी कि अगर लक्षद्वीप आइलैंड्स का अगर नेचर पूछा जाए तो ये कोरल टाइप के होते हैं, कोरल नेचर के होते हैं। यहाँ पर कोरल का क्या मतलब है आप थोड़ा सा समझिए। इनका जो फॉर्मेशन है वो हुआ कैसे है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि आखिर लक्षद्वीप आइलैंड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, या फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम कोरल आइलैंड्स क्यों कहते हैं, तो ये जानते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये एक मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओशन वाटर में पाए जाते हैं और काफ़ी माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। यही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ओशन वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनके पास स्केलेटन्स होते हैं क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो यही जो आपको कोरल पॉलिप्स मिलेंगे, यही कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं, कुछ समय बाद डाई आउट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जूज़ैंथेली एल्गी जो ओशन में पाया जाता है एल्गी,
उसी से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी जो कोरल पॉलिप्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, ये एल्गी के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन जैसे जैसे एल्गी खत्म होती चली जाती है, उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, वैसे ही ये कोरल पॉलिप्स डाई आउट हो जाते हैं। डाई आउट होने के बाद इनका स्केलेटन कहीं पे जाके सेडिमेंट की तरह ये स्टेबल हो जाता है और उसी पर दूसरे कोरल पॉलिप्स जन्म लेते हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, ऐसे करते करते एक ढेर बन जाता है स्केलेटन्स का। और यही स्केलेटन्स का ढेर क्या कहलाता है? लक्षद्वीप आइलैंड कहलाता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं? ये एक कोरल नेचर का आइलैंड है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे ऊपर आपको कडामत आइलैंड मिल जा रहा है, उसी के साउथ में आएंगे तो अमीनी आइलैंड मिल रहा है, उसी के जस्ट साउथ में आएंगे तो आपको पित्ती आइलैंड मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंड्रोट आइलैंड। ये जो आइलैंड है ये लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड एंड्रोट आइलैंड ही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कवरत्ती इसकी कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगत्ती। ये अगत्ती जो आइलैंड है यहाँ पर एयरपोर्ट पाया जाता है। लक्षद्वीप में अगर आपको जाना है बाय एयर तो आप यहीं पर लैंड करेंगे क्योंकि एयरपोर्ट यहीं पर बना हुआ है अगत्ती आइलैंड पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पिट्टी आइलैंड है। इस आइलैंड पर इकलौती लक्षद्वीप की इकलौती बर्ड सेंचुरी यहीं पर बनी हुई है। यहाँ पर एक सुहेली आइलैंड है, काल्पेनी आइलैंड है और यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिनिकॉय आइलैंड मिलेगा। और आप इस चीज़ को भी नोट डाउन करेंगे कि जो ये 9 डिग्री चैनल है, यानी कि जो 9 डिग्री का लैटीट्यूड है, ये मोस्ट ऑफ दी आइलैंड्स को मिनिकॉय से सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री लैटीट्यूड। तो दोस्तों इतनी बातें आइलैंड्स के बारे में, खासकर लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हमने कर ली। अब हम बात अपने दूसरे आइलैंड की करते हैं, अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों बात अगर हम अपने दूसरे आइलैंड की करें जिसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि जिस तरह लक्षद्वीप आइलैंड्स को हमने कहा कि ये एक कोरल नेचर का आइलैंड है, ये एक कोरल आइलैंड है, इसका फॉर्मेशन कोरल पॉलिप्स ने किया है, तो ये चीज़, ये सेम जो बात थी ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी। ये सेंटेंस बहुत ही क्लियर तरीके से दिमाग में रखिएगा कि ये कोरल नेचर के आइलैंड्स नहीं होते हैं। तो सर ये किस टाइप के आइलैंड होते हैं? ये आइलैंड होते हैं सबमरीन आइलैंड्स। यानी कि जब भी ऐसे कोई भी जो माउंटेन्स होते हैं ये ओशन सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, पानी के अंदर माउंटेन है, जैसे ही वो सतह से ऊपर आ गए तो हल्का हल्का पोर्शन हमें उनका दिखने लगा। जब वो हल्के हल्के पोर्शन हमें दिखने लगे तो उसको हमने क्या मान लिया? आइलैंड मान लिया। तो हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या होते हैं? एक एलिवेटेड पोर्शन होते हैं सबमरीन आइलैंड्स के। ठीक है, तो इसका ये नेचर है, इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ये एक एलिवेटेड पोर्शन होते हैं सबमरीन आइलैंड्स के। अब हम अगर बात करें कि इसके अंदर कितने सारे आइलैंड्स हैं, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं ये कितने आइलैंड्स का ग्रुप है, तो हम देखेंगे, बिलीव नहीं होगा आपको, 576 आइलैंड्स का ये ग्रुप होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको एक जनरल आइडिया लगाना है कि कौन से आइलैंड, मेजर आइलैंड्स की बात हो रही है, तो कौन कौन से आइलैंड किस किस पोजीशन पर फैले हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान। सीरीज़ में याद रखिएगा, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। नॉर्थ अंडमान से नीचे आया तो हमें ये वाला आइलैंड मिडिल अंडमान मिला, मिडिल अंडमान से नीचे आया तो हमें साउथ अंडमान मिला। एक क्वेश्चन बनता है कि जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, सबको पता होगी, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर। तो जो ये कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये आखिर किस आइलैंड पर बनी हुई है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये साउथ अंडमान आइलैंड पर मिलेगा हमें, यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है ये साउथ अंडमान में मिलेगा। उसके बाद फर्दर हम साउथ में जाएंगे तो हमें लिटिल अंडमान नामक एक आइलैंड मिलेगा। तो ये जो कंप्लीट आप नॉर्थ अंडमान से लिटिल अंडमान तक का ये देख रहे हैं, इस पूरे आइलैंड के ग्रुप को क्या कहते हैं? अंडमान आइलैंड्स कहते हैं। अंडमान आइलैंड्स इतने पोर्शन को कहा। उसके बाद जैसे ही हम फर्दर साउथ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 10 डिग्री चैनल को क्रॉस करते हैं। 10 डिग्री चैनल का मतलब है 10 डिग्री लैटीट्यूड जो लाइन है इसको हम क्रॉस करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 10 डिग्री जो चैनल है ये लिटिल निकोबार के साउथ में है कि नॉर्थ में है? तो आप कहेंगे क्या? साउथ में है। उसके बाद जैसे ही आप क्रॉस करेंगे
10 डिग्री को क्रॉस करते ही हमें निकोबार के आइलैंड्स का ग्रुप मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमें मिलेगा कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। एक छोटा सा फैक्ट, जब भी हम ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करेंगे तो इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड पर जो हमें इंदिरा पॉइंट मिलता है, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो कि डूब गया था 2004 की सुनामी में, तो ये पॉइंट हमें यहीं पर मिलता है। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो ये जो ग्रुप है ये किसका ग्रुप कहलाया? निकोबार का ग्रुप कहलाया। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जो ये अंडमान आइलैंड का ग्रुप है, जो ये निकोबार आइलैंड का ग्रुप है, इनको सेपरेट कौन कर रहा है? तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इसको 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री लैटिट्यूड सेपरेट कर रहा है। किसको? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। ठीक है, और यहीं पर आपको जो इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड, यहीं पर आपको कुछ मिल जाएगा। ये लोकेशन है उसकी, मिडिल अंडमान से ईस्ट की तरफ आपको जो इंडिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो अभी भी एक्टिव है, बैरन आइलैंड, आपको यहीं पर मिलेगा। एक खास बात आप अंडमान एंड निकोबार के बारे में ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है ये इक्वेटोरियल नेचर की पाई जाती है, यानी कि ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक हैं। इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो वेजिटेशन पाया जाता है वो एवरग्रीन टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरा भरा आपको इलाका नज़र आएगा। तो दोस्तों ये रही बात अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अब सारे के सारे जितने भी हमने फिजिकल फीचर्स इंडिया के देखे, इन सारे फिजिकल फीचर्स को मर्ज करके इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार एक ओवरव्यू लेते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। दोस्तों हमने कुल मिलाकर 6 फिजिकल फीचर्स इंडिया के जाने हैं और यहाँ पर हम 6 के 6 फिजिकल फीचर्स को यहाँ राइट डाउन करने वाले हैं और उनके कुछ एप्लीकेशन जो रियल लाइफ में उनके क्या यूज़ हैं उसको हम एक एक जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था माउंटेन्स। माउंटेन्स हमारे सबसे पहले फिजिकल फीचर थे। उसके बाद हम और नीचे आए तो हमें क्या मिले? नॉर्दर्न प्लेन्स मिले, नॉर्दर्न प्लेन्स हमें मिल गए। उसके बाद और हम नीचे आए तो हमें क्या मिले? प्लेट्यूज मिल गए, जिन्हें हमने पेनिनसुलर प्लेट्यूज कहा, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। उसके बाद हमें क्या मिल गया? हमें वेस्ट पोर्शन में डेजर्ट मिल गया। डेजर्ट के बाद हमें कोस्टल प्लेन्स मिल गए, कोस्टल प्लेन्स मिल गए। और कोस्टल प्लेन्स के बाद हमें जो 2 हमारे आइलैंड्स हैं ये भी हमें मिल गए। तो दोस्तों ये 6 के 6 फिजिकल फीचर्स जो हमने अभी 1 बाय 1 स्टडी किया, 3 पार्ट्स में वीडियो हमने बनाई और तीनों पार्ट्स में हमने सारे के सारे फिजिकल फीचर्स को कवर कर लिया। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर सर ये जो माउंटेन्स हैं ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखेंगे कि जो ये माउंटेन्स हैं हमारी कंट्री के सबसे नॉर्दर्न पोर्शन में मिल जाते हैं। तो नॉर्दर्न पोर्शन में मिलने की वजह से और हाई पीक होने की वजह से जो भी एयर, कोल्ड एयर नॉर्थ पोर्शन से हमारे इंडिया की तरफ बढ़ती है या यूँ कहें यूरेशिया से इंडिया की तरफ बढ़ती है, तो यही उसको रोकने का काम करते हैं। अगर ये उन एयर्स को रोक नहीं पाते तो हमारे इंडिया में भी जितनी ठंडी पड़ती है इससे भी कहीं ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में चला जाता। ठीक है, तो ये माउंटेन्स की बात रही। और क्या एप्लीकेशन हो सकता है? दूसरे एप्लीकेशन में हम बात कर सकते हैं कि ये जो माउंटेन्स होते हैं यही हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं। गंगा रिवर को देख लीजिए आप, इंडस को देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र को देख लीजिए। ग्लेशियर्स, जब माउंटेन्स के ऊपर ही तो ग्लेशियर मिलते हैं, तो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो हमें प्योर वाटर, पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हमें फ्रेश वाटर इनसे मिल जाता है। ठीक है, और ये हमारी कोल्ड एयर से प्रोटेक्शन भी करते हैं। उसके बाद अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स पर फोकस करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स आप समझते होंगे यहाँ पर जो ग्रेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स को हम कह देते हैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे वो पैडी की कल्टीवेशन हो और चाहे वो वीट की कल्टीवेशन हो, काफ़ी ज़्यादा होती है। यही ऐसा प्लेन है जो पूरी कंट्री का पेट भर रहा है। ठीक है, अब हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यूज की कि ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है।
तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो होते हैं इनके पास मिनरल्स का काफ़ी बड़ा खजाना है। जो हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स या फिर जो और मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फिर यूँ कहें आयरन ओर, ये सारे के सारे हमें यहीं पर मिलते हैं। तो यहाँ मिनरल वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो मिनरल्स भी तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर इसी के बाद हम बात करें आइलैंड्स की कि आइलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में या फिर इसके क्या एप्लीकेशन है, तो सबसे पहली चीज़ हम ये याद रखेंगे कि इस आइलैंड्स की वजह से ही जो हमारा जियोपॉलिटिकल गेन है इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन ओशन में, जो इंडियन ओशन में डोमिनेंस है वो आइलैंड्स की वजह से ही बना पाया है। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की वजह से ही ये बना पाया है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो फिशिंग, यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर फिशिंग, हमें फिशेस काफ़ी ईजिली हम कैच कर सकते हैं और फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको लोकेशन मिल जाएगी। उसके बाद अगर दोस्तों कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स भी हमें फिशिंग के लिए अच्छा खासा ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बीचेस, फन के लिए, टूरिज्म पर्सपेक्टिव के लिए कोस्टल प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो वहीं दोस्तों अगर बात हम डेजर्ट्स की करें तो डेजर्ट हमारी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस तो रखते नहीं है, बट हाँ मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर हमें सिलिका, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ मानी जाती है, तो ये यहाँ से हमें ईजिली मिल जाता है। बाकी और ये ड्राई और एरिड रीजन होते हैं और ह्यूमन की लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट इनका कह सकते हैं कि नेगेटिव वे में ही होता है और पॉजिटिव वे में इनके बहुत ही कम इम्पैक्ट होते हैं। सो दोस्तों ये रही बात फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। हमने यहाँ पर 6 फिजिकल फीचर्स को इंडिया के 1 बाय 1 कवर किया, जिनमें हमने 3 वीडियोस बनाई, 3 पार्ट्स में इसको हमने कवर किया। पिछले 2 पार्ट्स जो आपको ये इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप तीनों वीडियोस को देख करके आप एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू इस टॉपिक के तहत बना सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।